ये ध्यान रखो, इन तो बहुत टाइम है। देखो सुनो, अब बात ना करना बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तो सबसे पहले आता है रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल, अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जिसके बारे में पूर्व में भविष्यवाणी ना की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सिक्के को उछालते हो 2 बार, एक सिक्के को 2 बार उछालते हो, तो हेड आने की नंबर को यदि हम कैपिटल एक्स से डिनोट करें, तो एक्स के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकने वाली वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करेगी। इसके मान के विषय में पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कितने हेड आएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक सिक्के को 2 बार उछालते हो, तो एक बार, पहली बार भी हेड नहीं आया, दूसरी बार भी हेड नहीं आया, इसका मतलब इसका मान 0 हो गया। ठीक है, 2 बार में से किसी एक बार हेड आ गया, हो सकता है पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड नहीं आया। ठीक है, हो सकता है पहली बार हेड नहीं आया तो दूसरी बार हेड आ गया, इसका मतलब इसका मान 1 आया 2 बार में से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार भी हेड आ गया और दूसरी बार भी हेड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे s = 2 हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लो सिक्का को उछालने के पहले आप ये नहीं बता सकते कि s की वैल्यू 0 आएगी अथवा 1 आएगी अथवा 2 आएगी, जब उछालोगे तभी पता चलेगा। और इसके मान के विषय में भविष्यवाणी पहले से कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, कर सकते हो क्या कि 2 बार सिक्का उछालने के चांस दिया जाए आपको और हेड कितनी बार आएगा पहले से बता दो और फिर वही आए, शकुनी भर ऐसा कर सकता था। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बताओगे कि हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हेड 2 बार आएगा अथवा 1 बार आएगा अथवा 0 बार आएगा। ठीक है, तो एक कोई वेरिएबल जो है, एक रैंडम वेरिएबल तभी कहलाता है जब उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करे, पूर्ण रूपेण चांस पर। किस पर डिपेंड करे? चांस पर, यानी संयोग पर निर्भर करे। उसके मान के विषय में कोई अग्रिम भविष्यवाणी न की जा सके, है ना, कि उस हेड 0 बार आएगा अथवा हेड 1 बार आएगा अथवा हेड 2 बार आएगा, इस मान के विषय में भविष्यवाणी पहले से न की जा सके। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को कहते हैं रैंडम वेरिएबल। एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करे, संयोग पर डिपेंड करे, उसके मान के विषय में कोई अग्रिम भविष्यवाणी पहले से न की जा सके, तो ऐसे वेरिएबल को क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या समझाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो हेड आने की नंबर को यदि हम कैपिटल एस से डिनोट करें तो एस के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकने वाली वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। यदि मान लो एस = 0 के करेस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकालें, s = 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या है कि पहली बार भी हेड ना आए और दूसरी बार भी हेड ना आए, ना है हेड आने की इवेंट को a से डिनोट करता है। हेड ना तो a बार लिख दिए, तो p ऑफ a बार और p ऑफ a बार, तो p ऑफ a बार तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 तो क्या आ गई? 1/4। अब यदि मान लो p ऑफ s = 1 है, s = 1 है, तो ये कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है कि पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार हेड नहीं आया, अथवा आर क्या हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड नहीं आया, दूसरी बार हेड आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी अथवा ये कंडीशन होगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ a बार प्लस p ऑफ a बार और a। ये कंडीशन होगी तो ये नहीं होगी, ये होगी तो ये नहीं होगी, अतः दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, इसलिए क्या लगा देंगे? प्लस। अब इसी को क्या लिखेंगे? p ऑफ a और p ऑफ a बार प्लस p ऑफ a बार और p ऑफ a। तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो 1/2 और प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हो गया? 1/4 और 1/4, तो क्या आ गया? 2/4, तो 1/2 आ गया। फिर अब मान लो p x = क्या आ गया? 2, s = क्या आ गया? 2। ठीक है, तो s = 2, तो इसका मतलब पहली बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तब ना s = 2 होगा। इसका मतलब p a a, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? p ऑफ a और p ऑफ a, तो यहाँ पे क्या होगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/4। तो यहाँ पे x और p का एक टेबल बना दें। s की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1 और ये 2। तो 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/4, और 1 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/2, और 2 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/4। तो यहाँ पे समस्त जो प्रोबेबिलिटी होगी सिग्मा पी आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। तो यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 3 प्रोबेबिलिटी आई है, तो P1 की वैल्यू क्या है? 1/4, P2 की वैल्यू 1/2 और 1/4 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4। तो क्या होगा? 1 + 2 + 1, तो क्या आएगा? 4/4, तो आ गया 1।
तो ये कहलाएगा रैंडम वेरिएबल एस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? रैंडम वेरिएबल एस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल एस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद इसका क्या निकालते हैं? मीन कैसे निकालेंगे, इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि एस की वैल्यू जो जो हो सकती है और उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? उस प्रकार के जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, मार्क और फ्रीक्वेंसी जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मीन मीडियन मोड निकालते थे जैसे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये डाटा हो गया, और ये किस टाइप का डाटा है? ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 3 प्रकार के डाटा पढ़े थे, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इंटरवल दिया रहता है, और डिस्क्रीट में ऐसे मार्क और फ्रीक्वेंसी दी रहती है। तो यहाँ मार्क का काम कौन करेगा? रैंडम वेरिएबल एस करेगा, और फ्रीक्वेंसी का काम कौन करेगा? प्रोबेबिलिटी उसके करेस्पॉन्डिंग, उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। 0 के करेस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी है, 1 के करेस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी है, और 2 के करेस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल एस। ये ना सोच लेना कि किताब में नहीं है, सब क्वेश्चन आते हैं, अभी भी आएंगे। ठीक है, आते वही हैं जो किताब उताब में नहीं रहते। ठीक है, अभी देखो, अभी दिए हो तो यही आया था, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। ठीक है, तो ये सब पढ़ना जरूरी है आपको। तो समझ गए ना कि रैंडम वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करे, उसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी न की जा सकती हो। ठीक है, जैसे एक सिक्के को उछालने पर, 2 बार उछालने पर हेडानी की संख्या के विषय में हम अग्रिम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए यदि नंबर ऑफ हेड की संख्या को कैपिटल एस से डिनोट करें तो एस के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकने वाली वैल्यू पूर्णतः चांस पर डिपेंड करती है, इसलिए एस क्या हुआ? रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल की जो जो वैल्यू हो सकती है उसके करेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका एक टेबल बना देते हैं, वही कहलाता है रैंडम वेरिएबल एस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है? रैंडम वेरिएबल एस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पूरी बात यदि समझ में आ गई हो तब लिखो जो बोल गए। लिखो रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, एनी वेरिएबल इज सेट टू बी, एनी वेरिएबल इज सेट टू बी रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल when the value assumed by it depend upon the chance factor and it cannot be, इसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसका इंग्लिश अनुवाद, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड। क्या पढ़ेंगे इसको? that value it is going to assume, उसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती। अग्रिम मतलब आगे से पहले से नहीं बताया जा सकता कि 2 हेड आएगा फिर थ्रो करो तो 2 हेड आ जाए, पहले से नहीं बताया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज x, कैपिटल X डिनोट the number of head, number of
हेड्स obtained by tossing a pair of coin, यानी दो सिक्के लेकर उछालोगे तो 0 बार भी हिट हो सकता है, 1 बार भी हिट हो सकता है और 2 बार हिट हो सकता है। कोइन देन इट कैन नॉट बी forecasted about the value assumed by the variable x. So लिख लें here x can assume any value either x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2। ठीक है। So here x is random variable, so here x is random variable। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x एज फॉलोज। यहाँ पे लिख दिया जाता है x और ये p। ये होगा x1 x2 x3 डैश डैश ये xn, ये होगा p1 और p2 p3 डैश डैश pn। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वेयर सिग्मा पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डैश डैश pn इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए, 1। एक क्वेश्चन लेते हैं। दो प्रकार का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक रैंडम वेरिएबल दो प्रकार का होता है, एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस वाला अभी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ यहाँ डिस्क्रीट पढ़ना है। क्वेश्चन लिखो। A coin
is tossed twice. Find the probability. Find the probability distribution of the random variable. Probability distribution of the number of heads. शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a head in one toss P of A is equal to 1/2 and probability of not getting head P of A bar is equal to क्या होगा 1 माइनस P of A is equal to 1 माइनस 1/2 is equal to 1/2। A बार आ गया है ना। If the random variable x represent the number of heads, then x is equal to क्या होगा 0, x is equal to क्या होगा 1, x is equal to क्या होगा 2। x is equal to 0 का मतलब समझे ना, न पहली बार हेड आया ना दूसरी बार हेड आया। s is equal to 1 का मतलब दो में से एक बार हेड आ गया। हो सकता है पहली बार हेड आया हो तो दूसरी बार ना आया हो, और हो सकता है पहली बार हेड ना आया हो तो दूसरी बार आ गया। s is equal to 2 का मतलब पहली बार भी हेड आ गया और दूसरी बार भी हेड आ गया। तो x की जो वैल्यू हो सकती है, देखो s की जो वैल्यू हो सकती है, दोनों वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लें, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी का एक टेबल बना दें, वही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो P लिखो और यहाँ s बराबर 0, s बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, PS इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखोगे, P ऑफ A बार, दोनों बार हेड ना आए, दोनों बार असफलता हाथ लगे, न पहली बार हेड आए ना दूसरी बार हेड आए। ठीक है, तो 1/2 तो 1/4। अब फिर क्या लिखेंगे, P x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, P ऑफ A तो A बार, R A बार तो A, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसलिए यहाँ प्लस लगेगा। P ऑफ A बार, A और A बार, और प्लस P ऑफ A बार इंटू A। तो क्या लिखेंगे, P ऑफ A इंटू P ऑफ A बार, अब P ऑफ A बार इंटू P ऑफ A। ठीक है, इंटू क्यों हो गए, दोनों A और A बार दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ठीक है, एक बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी की वजह से दूसरी प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए A और A बार क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो 1/2 इसलिए इंटू होगा 1/2, तो क्या होगा 1/4, तो क्या होगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब जब s की वैल्यू क्या हो 2, तो P लिखो और यहाँ पे s की वैल्यू जब 2 हो तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब पहली बार भी हेड आए दूसरी बार भी हेड आए, तो P ऑफ A इंटू P ऑफ A।
ठीक है, तो क्या होगा 1/2 इंटू 1/2, तो क्या आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, हेंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलोज। तो क्या हो गया, यहां लिख लो क्या x और ये p, ये ऐसे भी लिख सकते हो xi pi, xi pi। तो यहाँ पे 0 है, 0 के करस्पॉन्डिंग 1/4, फिर क्या है 1 के करस्पॉन्डिंग 1/2, फिर क्या है 2 है तो 2 के करस्पॉन्डिंग 1/4। इट इज क्लियर दैट सिग्मा पी आई, इसका मतलब P1 प्लस P2 जितनी प्रोबेबिलिटी है सबको जोड़ दो। तो यहाँ सिग्मा पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1/4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। ठीक है, लिख लिया इसको। एक क्वेश्चन और देखो, मेरा पेज है खत्म, एक पेज है। देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो एक और। वे वाली किताब आने दो हमको, वे कहीं नहीं है, शिवलाल वाली वो ऊपर रखी है वही, उसको हाँ देखो ये रखा है ये हो जाएगा चिंता ना करो, बहुत आसान है। क्वेश्चन है ए रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज following probability distribution, following probability distribution क्या दिया है xi और pi। सुनो, एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, जीरो से 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 ये 7, और इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी आपको दी गई है। क्या दी गई है 0, सुनो के 2 के 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर प्लस के, 7 के स्क्वायर प्लस के। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट के की वैल्यू निकालना है, नंबर सेकंड पी कैपिटल एस की वैल्यू जब 6 से कम हो, पी थर्ड नंबर पी जब एस की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी हो, पी आपको जब एस की वैल्यू
0 और 5 के बीच हो, 0 इज लेस देन कैपिटल एक्स इज लेस देन 5, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो के की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये तो पहले से पता है सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1। पहले वी नो दैट क्या पता है आपको, सिग्मा पी आई इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो सिग्मा पी आई क्या होगा यहाँ पे, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, ठीक है, आई फ्रॉम 1 to 8, ऐसे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे सिग्मा जब हटाओगे तो क्या लिखोगे, P1 फिर P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 प्लस P8 इज इक्वल टू 1। P1 की वैल्यू क्या है 0, P2 की वैल्यू K, 2K 3K 8 है ना, है 0 से शुरुआत हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3K K स्क्वायर 2K स्क्वायर 7K स्क्वायर प्लस K इज इक्वल टू 1। अब सबको जोड़ दो तो K 2K 5K आई फ्रॉम 1 से 8, आई की वैल्यू 1 से 8 तक वेरी करती है। कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, वो प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आई फ्रॉम 1 to 8, तो आई की वैल्यू 1 रखोगे। अब सिग्मा जब हटाए हो तो प्लस लगाते जाओगे, ये तो पढ़े हो आप मीडियन मोड में। अब यहाँ पे तो क्या होगा, K 2K 3K 5K 5 3 8K 10K स्क्वायर 10K और 10K स्क्वायर। और यहाँ K स्क्वायर कैसे होगा, K स्क्वायर 2K स्क्वायर 10K स्क्वायर भी हो गया, 10K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 10K स्क्वायर प्लस 10K और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इसका फैक्टर करो, 10 1 जा 10 और 10 के 2 टुकड़े करो। गलत हो रहा है क्या, फैक्टर नहीं होगा हैं, 9K हुआ ना वो, वही तो 9K आ रहा है, 10K नहीं। 9K आ रहा है ये, K और 2K 3K 3 और 3 और 5K 5 3 8K 8K के बाद लास्ट वाला 9K होगा ना, इसीलिए तो नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्या लिख दें, 10 और 1 कर देंगे 9K। अब 9K कब आएगा, 10K स्क्वायर 10K माइनस K माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन दोनों से क्या ले लें, इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, 10K कॉमन लेंगे K प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन तक K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, K प्लस 1 फिर से कॉमन तो ये हो गया 10K माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो K प्लस 1 इज इक्वल टू 0, K प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर 10K और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो K इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ पे क्या होगा, 10K इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू माइनस 1 आर K इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ठीक है। वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब व्हेन K इज इक्वल टू माइनस 1, व्हेन K इज इक्वल टू माइनस 1, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी दी गई है P x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग के दी गई है। तो आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है, 0 से 1, तो ये माइनस 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज आप जानते हो कि 0 इज लेस देन P x इज लेस देन R इक्वल 1। PS का जो रेंज होता है 0 से 1 होता है, तो निगेटिव भी नहीं हो सकता, 1 से अधिक भी नहीं हो सकता। लेकिन K की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे K इज इक्वल S की वैल्यू 1 के करेस्पॉन्डिंग, S की वैल्यू 1 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी माइनस में हो जाती है, इसलिए सो K इज इक्वल टू माइनस 1 रिजेक्ट। 10 K इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 10, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या कहता है, इसी में लिख लिया इतना ना। तो दूसरा ये निकालना है कि P जब रेंडम वेरिएबल S की वैल्यू 6 से कम हो, तो 6 से कम कौन कौन है, 6 से कम तो 5 तक चलेगा। P S इज इक्वल टू 0 प्लस P S इज इक्वल टू 1 प्लस P X इज इक्वल टू
2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3, पी एक्स इज इक्वल टू 4 और पी एक्स इज इक्वल टू 5। 6 से कम ना, 6 से कम बोला है, इक्वल नहीं लगा है साइन, तो 5 तक जाएगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? एस इज इक्वल टू 0 का 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर, ये हुआ। तो क्या होगा? k और 2k 3k और 8k और 8 और 3 9k, तो k स्क्वायर प्लस 9k। ठीक है, अब k की वैल्यू रख दो 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1/10। ठीक है, तो 1/100, ये क्या होगा? 9/10। एलसीएम क्या होगा? 100, तो ये क्या होगा? 1 और ये होगा 90, तो 91/100 ये आ गया। पी एक्स इज लेस देन 6, एक्स इज लेस देन 6। अब क्या निकालना है आपको? पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 6। 6 और 6 से बड़ा, तो 6 और 6 से बड़ा कौन है? पी एक्स इज इक्वल टू 6 और प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 7, बस इतने ना, इक्वल साइन भी लगा है। तो इसके से करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर और ये क्या होगा? 7k स्क्वायर प्लस k, तो क्या होगा? 9k स्क्वायर प्लस k, और k की वैल्यू 9 इंटू k की वैल्यू क्या रख दोगे? 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10, तो क्या होगा? 9/100 और प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 9, 9 प्लस 10, 19/100, ये ना। अब देखो तीसरा, चौथा पार्ट क्या है इसका? P जब s की वैल्यू 0 और 5 के बीच हो, तो कौन कौन आएगा इसके करेस्पॉन्डिंग? पी एक्स इज इक्वल टू 1 और पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 3, पी एक्स इज इक्वल टू 4, यही ना। तो ये क्या आएगा इसके? पी एक्स इज इक्वल टू 1 करेस्पॉन्डिंग के 2k, ये होगा 3k, कितने के? 8k, और 8 इंटू के की वैल्यू 1/10, तो 8/10। ठीक है, अब कल बताएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब। ठीक है, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन हमेशा इसलिए आता है कि आप के की वैल्यू रिजेक्ट करना जानते हो कि नहीं जानते, वहाँ पे उसका रीजन लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ, उसका रीजन आप जानते हो कि नहीं जानते, इसलिए क्वेश्चन हमेशा आता है ये वाला।